दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 के हिंदी के पेपर की, जो कि राजस्थान बोर्ड प्रारंभिक पूर्णतया परीक्षा इन्होंने क्या कर दिए हैं, पेपर जारी कर दिए गए हैं। जैसे देखो, राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर ने प्रारंभिक शिक्षा पूर्णतः प्रमाण पत्र 2023 पेपर जारी कर दिया है। तो देखो इस पेपर में क्या क्या कैसे आने वाला है। आपको पेपर के लिए कोई कॉपी दी जाएगी, मतलब लिखने के लिए कॉपी दी जाएगी, आपको पेपर में ही आंसर करने हैं, वो सभी बताने वाले हैं। तो चलिए, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं वो हम इसमें चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। और किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं, कैसे आपको करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2.5 घंटे का आपका समय होगा और 80 नंबर का आपका पेपर होगा पूरा। तो चलिए अब हम अपने प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। तो ये प्रश्न बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें कम से कम 5-10 प्रश्न तो आते ही हैं। इन्होंने मॉडल पेपर जारी किया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, वर्ष पर्यंत बदलने वाली ऋतुओं में से किस ऋतु के लिए ऋतुराज शब्द का प्रयोग किया जाता है। भाई किसके लिए प्रयोग किया जाता है, वसंत ऋतु के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सही होगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा और बढ़ाकर, चलिए देखो, चिड़िया जब घोंसला बनाती है तब वह अपनी चोंच से किस चीज को दबा कर ले जाती दिखाई देती है। भाई किस चीज को ले जाती दिखाई देती है, तिनके को। तो इसमें बे ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मैथ के, इंग्लिश के, सभी के मॉडल पेपर मिलते रहें, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुडुकोट्टई तमिलनाडु में महिलाओं के लिए कौन सा कार्य सामाजिक आंदोलन बन गया था। कौन सा कार्य सामाजिक आंदोलन बन गया था भाई, व्यापार करना या विद्यालय में पढ़ाना या साइकिल चलाना या खेतीबाड़ी करना। तो साइकिल चलाना था, ठीक है। तमिलनाडु की महिलाएं साइकिल चलाने को ही सामाजिक आंदोलन मानती थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन चूड़ियां बेचने का कार्य करता है, मोहन का पेशा कहलाएगा। भाई मोहन का पेशा क्या कहलाएगा, मनिहारी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी सिनेमा में आलम आरा फिल्म अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है क्योंकि यह पहली बोलती फिल्म है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें, ये देखो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कृष्ण की चोटी बढ़ाने हेतु मैया उन्हें क्या क्या खिलाती है। कृष्ण की चोटी बढ़ाने हेतु मैया उन्हें दूध पिलाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। योगेश ने गाय की रक्षा करने हेतु अपने प्राणों की बाजी लगा दी, मुहावरे का अर्थ बताना है। इस रेखांकित जो मुहावरा है ना, ये प्राणों की बाजी लगा दी, इसका अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ क्या होगा, साहसपूर्ण कार्य करना, ठीक है। यानी कि उसमें हिम्मत थी तो उसने गाय की रक्षा की। कोई भागता थोड़ी है गाय की रक्षा करने हेतु, प्राणों की बाजी लगा दी तो उसका मतलब ये थोड़ी है भाग जाना, उसका मतलब है साहसपूर्ण कार्य करना, यानी कि डटकर सामना करना। राम ने टोपी पहनी है, रेखांकित शब्द का बहुवचन क्या होगा। रेखांकित शब्द का बहुवचन ऑप्शन से टोपियां होगा, ठीक है। ये देखो टोपियां अलग है, किसी में चंद्रबिंदु है किसी में नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात। ध्वनि कविता की इन पंक्तियों के अनुसार हरे हरे ये पात से क्या तात्पर्य है। तो चलिए इन क्वेश्चनों को करते हैं। तो देखो इसमें प्रश्न है, कवि के अनुसार हरे हरे पात डालियां, ये उत्तर है जो हमने पढ़ा था कि हरे हरे पात से क्या तात्पर्य है, तो उसका अर्थ बता रहे हैं। कवि के अनुसार हरे हरे पात डालियां कलियां और कोमल गात, ठीक है, उसके कोमल भाव हैं, उसके मन में नए भाव दूसरों को सुख प्रदान कर सकते हैं, उन्हें खुशियां दे सकते हैं। प्रत्युष मनोहर से तात्पर्य है मन को जीत लेने वाला, ठीक है, प्रभात। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये प्रश्न आपको इसी में करना है, आपको कोई अलग से उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी लिखने के लिए, ठीक है। तो इन प्रश्नों को आप ध्यान में रखना। पेपर आपको पेपर है वो वापस देना पड़ेगा, पेपर आपसे वापस लेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जिस प्रकार फिल्म में कार प्रत्यय लगाने से फिल्मकार बनता है, इसी प्रकार कार प्रत्यय लगाकर दो नए शब्द बनाइए। तो एक तो शब्द हो गया भाई इतिहास, इतिहास प्लस कार, क्या बन गया, इतिहासकार बन गया, इतिहास
इतिहासकार। एक तो शब्द हमारे पास ये हो गया, कौन सा? इतिहासकार। और दूसरा शब्द हो जाएगा नव प्लस कार, नवकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, दिए गए व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द का वाक्य में प्रयोग कर लिखिए। तो जयपुर है और गोविंद है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो आपको लिखना है भाई जयपुर, तो आपको लिख देना है यह रेलगाड़ी जयपुर जाएगी। क्या लिख देना है आपको? यह रेलगाड़ी जयपुर जाएगी। ठीक है, ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, इस वाले वाक्य में लिखना है जयपुर शब्द का प्रयोग करके। और गोविंद का आपने लिखना होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में, गोविंद ने खाना खा लिया। गोविंद ने खाना खा लिया। ठीक है, खाना खा लिया, आपको ये लिख देना है। साइकिल चलाने के कोई दो लाभ लिखिए। साइकिल चलाने से देखो, एक तो इसमें क्या है, पेट्रोल डीजल नहीं लगता है, तो ये प्रदूषण नहीं फैलाता है। ठीक है, एक तो ये हो गया दो लाभ। दूसरा लाभ पता करते हैं। तो दूसरा लाभ, आप साइकिल चलाते हो तो उसमें आपको क्या होता है कि आपको पेडल मारना पड़ता है, तो आपका इसमें क्या है, व्यायाम हो जाता है। यानी कि आपकी जो शारीरिक क्रियाएं हैं, व्यायाम, वो आपके शरीर में होने से आपके शरीर में रक्त संचार अच्छे से होता है, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहता है। ठीक है, तो ये आपके दो लाभ हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन प्रति हानि होती गोरस की। गोरस शब्द का क्या आशय है? यहाँ पर गोरस शब्द का क्या आशय है? तो देखिए, यहाँ पर गोरस शब्द का अर्थ है गाय के दूध। ठीक है, गाय का दूध और घी, ठीक है, दही, मक्खन, इस प्रकार के जो खाद्य पदार्थ है इनकी हानि होना। ठीक है, गोरस का अर्थ क्या है? गाय के दूध, घी, दही, मक्खन, इनकी हानि होना ही, इनकी हानि हो रही है दिन प्रतिदिन। तो गोरस शब्द का अर्थ यही होगा कि गोरस के जो दूध से बने पदार्थ जैसे घी है, मक्खन है, दही है, ठीक है, तो इस प्रकार के जो शब्द हैं खाद्य पदार्थ, उसी का अर्थ है। तो आपको इसमें ये लिखना है सिर्फ, तो आपको इसमें सिर्फ इतना ही लिखना है, गोरस का अर्थ है गाय के दूध, घी, मक्खन और दही जैसे खाद्य पदार्थ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरैया को टोपी बनवानी थी, इसलिए वह किस किस के पास गई थी। तो वो हमें क्रम बताना है भाई, किस किस के पास गई थी। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। तो ये देखो, इस प्रश्न का उत्तर क्या है। सबसे पहले गौरैया फाहा लेकर दुनिया के पास गई। ठीक है, आपको सिर्फ ये लिखना है, पहले दुनिया के पास गई, उसने उससे रुई धुनवाई। इसके बाद वह कोरी के पास गई, कोरी के पास, वहां जाकर उसने उस रुई से सूत कतवाया। फिर वह बुनकर के पास गई। ठीक है, बुनकर, तो बुनकर ने क्या किया, उस कते सूत से कपड़ा बुना। फिर कपड़ा बुन जाने के बाद वह दर्जी के पास टोपी सिलवाने गई। ठीक है, वह दर्जी के पास टोपी सिलवाने गई और दर्जी ने गौरैया को सुंदर फूदने वाली टोपी तैयार कर दी। ठीक है, इन सभी के जो कार्यों का गौरैया ने सभी को उचित पारिश्रमिक भी दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सड़क पर चलने हेतु यातायात संकेतों के चिन्ह बनाकर उनके अर्थ लिखिए। कोई अर्थ लिखिए। ठीक है, तो चलिए संकेत हम आपको बता देते हैं कौन से क्या संकेत बना सकते हो। तो संकेत में आप देखो, ये बना सकते हो चार प्रमुख चिन्ह। जैसे पहले आप ये गोला बनाकर, पहले आप गोला बनाकर फिर उसको काटकर और उसमें साइन ये यू टर्न वाला लगाकर, तो आप इस प्रकार का चित्र बनाकर वहां पर नीचे लिख सकते हो यू टर्न निषेध। यहाँ पर लिख सकते हो ओवरटेक निषेध। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हो प्रवेश निषेध। यहाँ पर लिख सकते हो पैदल पार पर जेब्रा क्रॉसिंग। आपको ये चित्र बनाने हैं। ठीक है, ये चित्र बनाकर इनके नीचे आपको ये नाम लिखने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, दीवानों की मस्ती पाठ के आधार पर बताइए कि हमें संसार को क्या देना तथा क्या लेना है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। दीवानों की मस्ती के पाठ के आधार पर हमें संसार को खुशियाँ और प्यार देना चाहिए तथा उनसे उनके सुख दुख को लेना चाहिए। ठीक है, इसका कहने का अर्थ ये है कि वो दीवानों की मस्ती के पाठ के आधार पर ये बताना चाह रहा है कि जो लोग यहाँ पर संसार में आते हैं वो सुख दुख दोनों देखते रहते हैं, तो हमें उसमें से सुख को देना है और दुखों को लेना है। ठीक है, सुख लोगों को यानी कि खुशियाँ देना है, खुशियाँ बांटनी है और उनके दुख को दूर करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य लिखना है। ठीक है, बादल, कमल, आँख और पेड़। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखना, ये क्वेश्चन है हमारे पास बादल। ठीक है, फिर उसके पास बाद में है मेघ, यानी कि बादल का पर्यायवाची क्या हो गया, मेघ। अब इससे हमें एक शब्द बनाना है, आसमान में काले मेघ छाए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कमल, कमल का पर्यायवाची हो गया अम्बुज, मैंने तालाब से अम्बुज निकालकर मंदिर में चढ़ाया, यानी कि ये एक शब्द हो गया, वाक्य हो गया। ठीक है, आँख, आँख का पर्यायवाची है नयन, तो इसका वाक्य बनेगा वो देखो, श्री कृष्ण के कजरारे नयनों पर गोपियां मरती थी। ठीक है, नेक्स्ट पेड़, पेड़ का पर्यायवाची क्या हो गया, पादप, तो इसका क्या बन रहा है, छोटे छोटे जीव जंतु अपना भोजन पादपों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये हमारा वो क्वेश्चन हो गया, इसमें हमने आपको पर्यायवाची शब्द भी बता दिया और उनके वाक्य भी बता दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पठित दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। चलिए इसको करते हैं। तो इसको करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको भी आगे ऐसे ही प्रश्न उत्तर मिलते रहें, इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलते रहें। ये आपको हिंदी का है, हम इंग्लिश का लेके आने वाले हैं आज शाम को, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बता रहा हूँ कि आपको जो ये कबीर घास की निंदा जैसे ये प्रश्न बता रहा हूँ, तो आपको इसी के नीचे जो ये लाइनें है ना, यहीं पर उत्तर लिखना है और फिर वही पेपर आपको वापस देना है उत्तर लिखकर। ठीक है, आपको कोई पेपर नहीं दिया जाएगा, ये ध्यान रखना। तो चलिए अब हम इन प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो देखो, हमारा ये प्रश्न है कि कबीर है वो घास की निंदा करने से मना क्यों करते हैं। तो देखो, कबीर ने दोहे में पैरों के जो नीचे रौंदी जाने वाली घास के बारे में बताया है। ठीक है, कि हमें कभी भी उस रौंदी जाने वाली घास को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यदि उस घास का छोटा सा तिनका भी उड़कर आँख में पड़ जाए तो वह आँख में किरकिरी कर देता है और बेचैनी ला देता है। इसके माध्यम से उन्होंने बताया है कि समाज में रहने वाले छोटे से छोटे अर्थात कमज़ोर व्यक्ति को हमें निर्बल मानकर सताना या दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि समय आने पर वह भी शक्ति प्राप्त कर हम पर आघात कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका जो प्रश्न है ये हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, ये देखो, हमने जो कबीर घास की निंदा वाला कर लिया था, ये कबीर वाला हमने ऊपर कर लिया था। इसके बाद का नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों के उधम मचाने पर घर की बहुत दुर्दशा हुई, कामचोर कहानी के आधार पर इस बात के समर्थन में अपना मत दीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखो, इस मत के समर्थन में हमें क्या लिखना है कि क्या दुर्दशा हुई, पहले तो हमें वो बताना है भाई, क्या दुर्दशा हुई। बच्चों के उद्यम मचाने के कारण घर में ऐसा लगने लगा कि तूफान आ गया हो, घर के बर्तन इधर उधर बिखर गए, सारे घर में मुर्गियां और भेड़ें खुलकर इधर उधर घूमने लगी, घर में कीचड़ हो गया जिससे जिससे दरी सनकर गीली हो गई। ठीक है, घर में पड़ी सब्जियां हैं उनको क्या खा गई, भेड़ें खा गई। तो ये आपको प्रश्न है, इसमें आपको मत का समर्थन करना है कि भाई हमें जो बच्चों को है वो ऐसे उद्यम तो करनी चाहिए, पर ऐसे सामानों का नुकसान नहीं करना चाहिए, बर्तन को नहीं बिखेरना चाहिए। चलो बच्चे हैं, खेलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर उनको सामान है जैसे कि घर के जो भी सामान जो भी बिखरे हुए हैं उनको नहीं बिखेरना था। ठीक है, आप कुछ अन्य खेल भी खेल सकते थे। तो इसी प्रकार ये बताना चाह रहा है कि बस हमें घर की दुर्दशा, जो खेल खेले ना तो ऐसा खेल खेलेंगे जिससे घर में कोई सामान हो तो वो अपनी जगह ही पड़ा रहे,
उसको न छेड़े, न उसमें तोड़ फोड़ हो, न घर की दुर्दशा खराब हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बिलवासी के समर्थन में तर्क दीजिए। तो इसका तर्क, चलिए हम क्वेश्चन करते हैं, इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा, इस भेद को मेरे सिवा मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। यह बात बिलवासी जी ने लाला झाऊलाल से कही। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि वह अपनी पत्नी के संदूक से निकाले गए रुपयों की बात उनसे नहीं कहना चाहते थे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। दोबारा पढ़ लीजिए, किस लिए कहा था यह बात, बिलवासी जी ने यह बात किससे कही? भाई यह बात झाऊलाल से कही। और क्यों कही? क्योंकि वह अपनी पत्नी के संदूक से जो निकाले गए रुपयों की बात है वो उनसे नहीं कहना चाहते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत पर 4 पंक्तियां लिखनी है। तो चलिए 4 पंक्तियां इस पर लिखते हैं। तो देखो, इस पर 4 पंक्तियां आपको क्या लिखनी है? भारत में खुले में शौच की प्रवृत्ति की पूर्ण समाप्ति हो चुकी। अस्वास्थ्यकर शौचालयों को नहाने वाले शौचालयों में परिवर्तित करना। हाथों से मल सफाई व्यवस्था को जड़ से समाप्त करना। ठोस कचरे का पुनः प्रयोग और पुनः चक्रण का प्रबंधन करना। ठीक है, ये 4 पंक्तियां हो गई स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। या तो आप ये आगे चना गुरु मातु दिए ते ले, तुम चाबी हमें नहीं दीने। ठीक है, ये है सुदामा वाला, जिसमें सुदामा कृष्ण जो चना खा जाता है, सुदामा श्री कृष्ण के लिए कुछ नहीं बचता है। ठीक है, तो उसमें आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। या आप ये पक्षी और बादल वाला, ये भगवान के डाकिये जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई गई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पहाड़ पहुँचते हैं। तो इसमें आपको करना क्या है भाई, पक्षी और बादल है, ये कहीं भी आ जा सकते हैं। पक्षियों और बादलों को कौन बांधता है भाई? ये तो भगवान के डाकिये हैं, इनको कौन बांधता है? इनको पेड़ पौधे, पानी और पहाड़। कैसे? क्योंकि बादल आते हैं तो वर्षा होती है, और वर्षा होती है तो पेड़ पौधे झूमने लगते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे झूमने लगते हैं, पहाड़ भी खुशी अपने अंदर समाहित कर लेता है, क्योंकि उनके लिए वर्षा है वो बिल्कुल ठंडा मौसम है। क्योंकि गर्मी पड़ती है भाई, बहुत गर्मी पड़ती है, गर्मी में पेड़ पौधे सूख जाते हैं। ठीक है, पहाड़ गर्म हो जाते हैं। तो ये इसमें आपको ये सप्रसंग व्याख्या करनी है। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। यह पिंड तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था, ज्यों ज्यों पास आता जाता था उसका आकार बढ़ता जाता। यह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था, उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रहराज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा। वैसा न हुआ, वह सूर्य से सहस्त्रों मील दूर से ही घूम चला, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाले न सका और कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारा पृथ्वी है। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, पिंड किसकी ओर तेजी से बढ़ रहा है? भाई पिंड है वो सूर्य की ओर बढ़ रहा है तेजी से। ठीक है, हमारी पृथ्वी प्रारंभ में कैसी थी? हमारी पृथ्वी है जो प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी। ठीक है, जो सूर्य टूटा था ना, उसका आग का गोला थी। पिंड की आकर्षण शक्ति से किसका एक भाग टूट गया था? भाई सूर्य का एक भाग टूट गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द गद्यांश को ढूंढ कर लिखिए। भाई जो हल्का है इसका विपरीत जो अर्थ होगा ना वो इसमें पाएगा, मतलब इस जो गद्यांश है इसमें पाएगा। तो चलिए इसमें ढूंढते हैं हम। तो पहला हमारा क्या था? हल्का। हल्का था तो इसका मतलब इसका उल्टा क्या होगा? भारी होगा। तो भारी इसमें यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब ये भारी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है अंत। अंत है तो शुरुआत तो की होगी उसने, तो शुरुआत का क्या होगा? प्रारंभ। तो प्रारंभ ये रहा। ठीक है,
ये हमारा क्वेश्चन हो गया 23। 24वें नंबर पर चलते हैं। तो देखो इसमें दिया हुआ है 24वें प्रश्न में, आप राजकीय, ठीक है, उच्च प्राथमिक विद्यालय सज्जनपुर की छात्रा सोनिया कुमारी है। आपके पिताजी का स्थानांतरण जोधपुर हुआ है। आप अपनी आगे की पढ़ाई जोधपुर रहकर पूरी करना चाहते हैं। अपने प्रधानाध्यापक जी को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु जो टीसी है उसके लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है, तो इसमें आप टीसी में लिख सकते हो आराम से भाई, सेवा में श्रीमान जो भी आपका स्कूल है और जो भी टीचर है, ठीक है, और फिर उसके नीचे आप अपने स्कूल का नाम और जहाँ से आप हो वहाँ का नाम, ठीक है, और विषय के बारे में लिखना है। फिर आपको एप्लीकेशन लिख देनी है। इसमें है नेक्स्ट। तो देखो एप्लीकेशन में कुछ नहीं होता, वैसे आपको इसमें लिखना होता है कि भाई मैं कौन सी क्लास की छात्रा हूँ, ये लिख देना। फिर उसके बाद में आपको ये लिख देना है कि भाई मैं क्यों टीसी लेना चाहती हूँ। तो इसमें लिख देना आपके पिताजी का स्थानांतरण, यानी कि मेरे पिताजी का स्थानांतरण जोधपुर हुआ है, इसलिए मैं अपने आगे की पढ़ाई जोधपुर रहकर पूरी करना चाहती हूँ। अतः आपसे प्रार्थना है कि आप मेरी टीसी जो है स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। ठीक है, तो ये लिखना है। और इसके भाव में देखो एक अथवा में और दूसरी जो आप लिख सकते हो, दुकानदार एवं ग्राहक के बीच जो संवाद है ना, उसको अपनी भाषा में 8 पंक्तियों में लिखना है। जैसे ग्राहक बोलता है भाई गुड़ क्या भाव है, फिर दुकानदार कहता है भाई 40 रुपये किलो है। तो इसके बाद में आगे आपको लिखना है भाई ग्राहक और किसके बारे में पूछता है, तो ग्राहक कहता है कि भाई मुझे 2 किलो दे दो। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि यार आपने भाव बहुत महंगी लगा दिए, गुड़ बहुत महंगा हो गया। ठीक है, तो फिर दुकानदार कहेगा कि भाई गुड़ का भाव यही चल रहा है, हम भी इतने में लाते हैं। ठीक है, तो ये जो लाइनें हैं ये आपको कुल मिलाकर 8 लाइनें और लिखनी है। इसमें 4 तो ग्राहक की हो जाएंगी और 4 दुकानदार की लाइनें हो जाएंगी, तो टोटल 8 हो जाएंगी। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 25। आपको इसी में करना है। ये देखो इतनी छोटी जो पंक्ति है ना, इतने छोटे में ही लिखना है आपको, ज़्यादा बड़े शब्दों में नहीं लिखना है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्या लिखना है। तो इसमें जैसे आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, जैसे बालिका शिक्षा, पर्यावरण प्रदूषण, 21वीं सदी का भारत या बेटी बचाओ। तो आप मान लीजिए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ पर लिखना चाहते हैं, तो आपको कैसे लिखना है मैं दिखा देता हूँ पैराग्राफ। तो ये देखो ये हमारा पैराग्राफ है, इसको आप बड़ा करके देख लीजिए। देखो इसमें दिया हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आपको पहले क्या करना है, प्रस्तावना लिखना है। प्रस्तावना लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है, वर्तमान काल में कुछ दकियानुसी सोच वाले लोग बेटा या पुत्र को कुलदीपक और बुढ़ापे की लाठी मानते हैं, तो बेटी को मुसीबत की जड़ समझते हैं। ऐसे ही लोग कन्या जन्म को अशुभ मानते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। फिर आपको नीचे और लिखना है भाई सामाजिक चेतना का प्रसार, ये सेकंड पॉइंट हो गया। ठीक है, वो पहला पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट हो गया। तो अब सामाजिक चेतना का प्रसार, इसमें क्या करना है, समाज का सही विकास हो, लोगों में नई चेतना का प्रसार हो, इस दृष्टि से सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया। साथ ही सरकार लिंग परीक्षण का प्रतिबंधित कर कन्या जन्म और उसकी शिक्षा व्यवस्था पर पूरा ध्यान दे रही है। ठीक है, ये की हो गया। फिर इसमें लिखना है अभियान एवं उद्देश्य। अभियान एवं उद्देश्य लिखना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के संबंध में हमारे जो राष्ट्रपति है उसने लोकसभा में जो दोनों सदन है, राज्यसभा और लोकसभा को संयुक्त रूप से जून 2014 को संबोधित किया। उसमें उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर उसके संरक्षण और सशक्तिकरण पर जोर दिया। अब आपको लिखना है उपसंहार। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से हमारे समाज में जागरूकता के साथ ही रूढ़िवादी सोच में भी परिवर्तन आने लगा। वह दिन अब दूर नहीं जब बेटियों को समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पैराग्राफ। ये देखो कुछ नहीं था, बस आपको 4 पॉइंट लिखने थे। प्रस्तावना लिखना था, सामाजिक चेतना का प्रसार लिखना था, और इसके बाद में जो आपका अभियान है उद्देश्य था वो लिखना था, और उपसंहार लिखना था। बस 250 शब्दों में आपके ये पूरा पैराग्राफ हो गया। तो अब के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, ताकि हम आपके लिए जो आने वाले और पेपर्स हैं वो ला के रहें।